हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग नोटबुक। इमेजिन करो आप एग्ज़ाम हॉल में मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहे हो और सीधा 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया है कि डिस्कस स्ट्रेस मैनेजमेंट इन नर्सिंग और आपको सिर्फ डेफिनेशन याद हो, तो आपका भी हाल इन दोनों की तरह हो जाएगा। आप ज़बरदस्ती 10-15 पॉइंट्स भी लिख दोगे अगर लाइन में, तो 5 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने भी नर्सिंग नोटबुक के लेक्चर से ये बात सीखी है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ अपना केयर करना है और रेस्ट करनी है, रेस्ट केयर्स, तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो इंक्लूडिंग 10 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। और इसी तरह आज की वीडियो में हम कंप्लीट पर्सनल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 12 फिनिश करेंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जितने भी एनलिस्टेड हैं आपके सिलेबस में। अब यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है, कंटेंट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी और मेमोरी ट्रिक्स आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेंगी, बिल्कुल जो टॉपिक के साथ ब्लेंड है वैसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपने सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। आपने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए एक पीडीएफ मैंने नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया हुआ है, जहाँ पे ये नोट्स के स्क्रीनशॉट है, आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आई प्रॉमिस यू विल नीड नो बुक्स, नो वीडियोज़, नो नोट्स, नथिंग। ठीक है, 10-10 मिनट हम एक एक टॉपिक पे लगाने वाले हैं। उसके बाद आप सीधा इसको एग्ज़ाम में या अपने टेस्ट में अटैम्प्ट करके आ सकते हो। नोट्स आप रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आपने नोटिस किया होगा हॉस्पिटल में कुछ नर्सेज ऐसी होती हैं जिनके साथ पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबली अपनी डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी कोई पैनिक नहीं करती, ऐसा लगता है बड़ा इजीली काम डील कर लिया उन्होंने, बहुत सारा काम था, पता ही नहीं चलता कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करके फटाफट उसको ख़त्म कर लेती हैं। हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेती हैं। बाकी लोग भी एफर्ट्स करते हैं बट इतना एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाते। सो ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल हमारा गवर्नमेंट सेटिंग का है। हमने मान लिया कि सभी लोग वहाँ इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। दे आर इमोशनली इंटेलिजेंस। कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक ईजी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज। पहचानना, समझना और मैनेज करना अपने इमोशंस को। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्टिवली अंडरस्टैंड करना और इन्फ्लुएंस करना दूसरे के इमोशंस को। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमें डैनियल गोलमैन ने दी थी। इन्होंने ही आगे कंपोनेंट्स बताए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक्चुअली इन्होंने एक रिसर्च स्टडी की थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे और एक टूल बनाया था इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। सो वहाँ से हमने ये ऑथेंटिक डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स, ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट किए। तो डेफिनेशन के कीवर्ड्स जो है रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और मैनेज, इनको आपने एज इट इज़ अंडरलाइन करके आना है। याद कैसे रखोगे? रम, RUM, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज अपने इमोशंस को, उसके बाद दूसरों के इमोशंस को समझना और इन्फ्लुएंस करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब इसके कंपोनेंट्स हैं जो एनलिस्ट किए हैं मैंने। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जिस इंसान के अंदर है वो नेचुरली कैसा होगा? स्मार्ट होगा। ठीक है, इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली वो स्मार्ट है, तभी तो सब कुछ अच्छे से डील कर सकता है। तो स्मार्ट से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? S इज़ फॉर सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस S। M फॉर मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा है मोटिवेशन, दिस वन। उसके बाद A इज़ फॉर ऑटो रेगुलेशन, यानी कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लिए, सेल्फ रेगुलेट कर लिया। इससे आप सेल्फ रेगुलेट को याद करोगे। A से ऑटो रेगुलेशन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। R इज़ फॉर रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप स्किल्स भी बोल सकते हो, सोशल स्किल्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। देन T से आप एम्पैथी याद करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो T है उससे हमने एम्पैथी याद रखना है। बहुत सारे अदर न्यूमोनिक्स बना सकते हैं इसके, लेकिन सबसे नेचुरल स्मार्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा है, स्मार्ट है ऑब्वियसली, तो ऐसे हम इसे याद करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर पेशेंट की फैमिली एंक्शियस है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो नर्स एम्पैथी और कंट्रोल दिखाएगी और कामली उसको मैनेज कर लेगी। इसका मतलब है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। शाउट नहीं करना होता उनके ऊपर। ठीक है, गुस्सा नहीं प्रकट करना है अपना, काम रहना है, प्रोफेशनल बिहेवियर, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये एक नोट्स से मैंने फ़ोटो स्क्रीनशॉट अटैच किया है। ये इसलिए किया है कि आपको बताना है
कंपोनेंट्स कैसे आप पेपर में लिखोगे, आपने बीच में ये इस तरह बॉक्स बनाना है, लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर एनलिस्ट करनी है चीज़ें। इस तरह से आप अपनी अटेम्प्टेशन अगर करोगे तो एग्जामिनर विल डेफिनेटली बी इम्प्रेस्ड। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, ऑटो रेगुलेशन, रिलेशनशिप स्किल्स, एम्पैथी एंड मोटिवेशन। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं नोट्स में फर्दर एक्सपैंड करने के लिए 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब मैं आपको कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आप हेडिंग डाल के उसके अंदर भी कंटेंट लिख सको। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज सेल्फ अवेयरनेस। बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एज दे अराइज। अब अपनी फीलिंग्स को पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, वीकनेसेस का पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। जब हम गुस्से में हैं तो हम कैसा बिहेव करते हैं, जब हम खुश हो जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, दुखी हैं कैसा बिहेव कर रहे हैं हम। अब एग्जाम्पल है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली हम इरिटेटेड फील करते हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन एक इंसान है इरिटेटेड है, सबके साथ जाके लड़ाई कर लेता है, बहस कर लेता है, पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, कुछ मेडिकेशंस मिस कर देते हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं और बस बैठ जाते हैं आराम से कि बस मैं कुछ नहीं करूँगा। अदर लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट है वो कैसे डील करेंगे? अगर आप इरिटेटेड हो गए हैं तो आप अवेयर हो जाते हैं कि मैं इरिटेटेड हूँ, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता चल जाता है कि मैं इरिटेटेड हूँ तो मैं अब क्या करूँगा, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कॉन्वर्सेशन को मिनिमाइज़ कर दूंगा ताकि मैं किसी को कुछ गलत ना बोलूँ, और दूसरा, जितनी कॉन्वर्सेशन मैं करूँगा कॉन्शियसली सोच समझ के बोलूँगा। ठीक है, तो मुझे अपना मूड पता है तो आई एम सेल्फ अवेयर, और मैंने उसको क्या किया, रेगुलेट कर लिया, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लिया ना, कि मैं कोई डिसीजन ऑन द स्पॉट नहीं लूँगा, बाद में सोच विचार करके फिर डिसीजन लूँगा, और कम्युनिकेट कॉन्शियसली करूँगा, किसी को गलत नहीं बोलूँगा। ठीक है, सूद योर सेल्फ, जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड एनीथिंग, और रिस्पॉन्ड करेंगे appropriately according to the situation, that is self regulation. थर्ड is self motivation. कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप जाके वो कोर्स करो, बट आपको लगता है कि वो कोर्स करने से आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे तो आप जाके वो कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, सेल्फ लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स फॉर बेटर पेशेंट केयर। ठीक है, वो स्किल गेन करने से आपको इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उसे गेन कर रहे हो, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी सिंपैथी, ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं और दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली एम्पैथेटिक होना एक नर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, नीड्स को समझते हैं, वांट्स को समझते हैं, कंसर्न्स को समझते हैं, लेकिन समझने के बाद उसको एड्रेस भी करते हैं, दैट इज़ एम्पैथी। अब मान लो कि पेशेंट की ओटी है, बहुत एंग्शियस है, पेशेंट रोने लग गया बिल्कुल ही, तो हम बोल देंगे चुप हो जाओ यार, रो मत, डोंट क्राई, कुछ नहीं होगा। क्या वो एम्पैथी है? नहीं, वो एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी क्या है? हम उससे पूछेंगे कि आप रो क्यों रहे हो, किस चीज़ का स्ट्रेस है, किस बात से डर लग रहा है आपको, आस्क करो उसके कंसर्न को, रीअश्योर करो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हम मेक श्योर करेंगे कि अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगाएं आपको प्रोसीजर सही करने के लिए, प्रोसीजर एक्सप्लेन करो, बेनिफिट्स एक्सप्लेन करो। ठीक है, क्या वो एम्पैथी है? यस, पेशेंट उससे सूद होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, तो ये एम्पैथेटिक बिहेवियर होता है। फिफ्थ इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेज अदर्स इमोशन, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स एंड नेगोशिएट सॉल्यूशंस। देखो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारे लिए क्या है? हॉस्पिटल एक टीम वर्क की बिल्डिंग है, यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उसके लिए सोशल स्किल्स होने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। इन सारे स्किल्स को हमने डिटेल में कवर किया हुआ है यूनिट नंबर 7 लीडरशिप में। डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक्स भी अटैच कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेक आउट। सो ये हमारे थे 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग कैसे होते हैं? SMART, दे आर स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट, क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में लीडरशिप की? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस आपको बता रही हूँ मैं लीडरशिप में। इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप सबके साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करोगे तो टीम वर्क प्रमोट होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स कम करोगे आप लोगों के साथ, एरर्स
कम होंगे बिकॉज आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, बर्नआउट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप मैनेज कर लोगे तो आप बर्नआउट कम फील करोगे, फटीग कम फील करोगे, पेशेंट की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी भी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी क्योंकि पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड है तो आपको भी अपना काम करके अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, इनको आप एक्सपैंड करके एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, इनबॉर्न क्वालिटी तो नहीं है, ये हम सीखते हैं समय के साथ साथ, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारा सोशल सर्कल, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, हमारी फर्स्ट जॉब कैसी थी, हमारा स्कूल कैसा था, सारी चीज़ें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं पे। रेजिलियंस भी उसी चीज़ पे डिपेंड होती है। तो कैसे हम डेवलप करें इमोशनल इंटेलिजेंस? अपने इमोशंस को काबू में करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडफुलनेस, पास्ट और फ्यूचर दोनों के विचारों को छोड़ के प्रेजेंट में आके काम करो। फर्स्ट थिंग, जब भी हम कई बार काम कर रहे होते हैं, पुरानी बातें सोच रहे होते हैं या फ्यूचर का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन एवरीथिंग विल कम टू अस इन प्रेजेंट फॉर्म ना। पास्ट जब आया था वो प्रेजेंट बन के आया था, फ्यूचर जब आएगा प्रेजेंट बन के आएगा। तो ठीक है, प्लानिंग करना अच्छी बात है, पुरानी चीज़ें सोचना, उनसे सीखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ दो। ठीक है, अपने इमोशनल रिएक्शंस, अगर आपने कोई भी एक्सट्रीम रिएक्शन दिया है, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी के साथ बहस हो गई, कुछ भी हो गया, तो रिएक्शंस जो आपके हैं उनको लिखो। ठीक है, देखो आपने क्यों, कहाँ पे, किस वजह से कैसा रिएक्शन दिया, उसको आप कैसे बेटर बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करो, जर्नलिज्म करो। ठीक है, फीडबैक ले सकते हो आप अपने पीयर्स, यानी कि अपने जो भी आपके साथ स्टाफ काम कर रहे हैं उनसे, मेंटर्स से आप फीडबैक ले सकते हो कि मेरा बिहेवियर कैसा था, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि क्राइसिस के मोमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंट नर्सेज डी एस्केलेट करती हैं टेंशन को और मोटिवेट करती हैं दूसरों को भी। ठीक है, देखो हॉस्पिटल सिर्फ मेडिसिन से नहीं चलता है, इमोशन से भी चलता है। पेशेंट एंग्शियस होते हैं, फैमिली स्ट्रेस्ड होती है, स्टाफ टायर्ड होता है, तो अगर नर्स इमोशनली इंटेलिजेंस है तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी, पेशेंट ट्रस्ट इंक्रीज होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम करेगी, एरर्स कम करेगी, बर्नआउट कम फील करेगी, उसकी लीडरशिप इंप्रूव होगी, उसको स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट केयर अच्छे से होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारा बेनिफिट है इमोशनली इंटेलिजेंट होने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेजिलियंस। रेजिलियंस की तरफ जाते हैं। यस, ओके, उससे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। ये एक फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, देखो जब भी आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, तो आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगता है। तो आप छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप्स बता दिए हमने, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सबसे पहली चीज़ें अपने आप को खुद ही एनालाइज करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस की हेल्प से। उसके बाद दूसरों का इनपुट लेना, फीडबैक ले लिया हमने दूसरों से, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे एम्पैथी, एम्पैथेटिक कैसे बने। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, अल्टीमेटली आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएंगे। ठीक है, मेन काम जर्नलिज्म करो। जर्नलिज्म यानी कि अपनी डायरी एंट्री, डायरी लिखना शुरू करो, उससे आपको पता चलेगा बहुत कुछ अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो वो भी आप वहाँ से प्लान कर सकते हैं। रेजिलियंस के ऊपर हम बात करते हैं। जो रेजिलियंस है ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों की बैकबोन होती है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट होना इज़ ओके, बट डेली ड्यूटीज़ की वजह से डेफिनेटली हम बर्न आउट होएंगे, डेफिनेटली हम स्ट्रेस्ड हो ही जाते हैं। ठीक है, तो उससे कोप अप करने में हमें कितना एफर्ट लग रहा है, वो है हमारी रेजिलियंस। स्ट्रेस को हमने मैनेज कर लिया, कोप अप कर लिया अच्छे से, तो हम रेजिलियंट हैं, यानी कि हम स्ट्रेस से बाउंस बैक हो गए हैं, अडेप्ट हो गए, रिकवर कर लिया हमने। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, स्ट्रेस से, सेटबैक से बाउंस बैक हो गए हैं, तो हम रेजिलियंट हैं, दैट इज़ रेजिलियंस। बट अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, रेजिलियंट नहीं हो, तो क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हो जाओगे। ओके, अब देखो किसी टफ एरिया में हमने पोस्टिंग करी मान लो, उसके बाद ऐसा फील हुआ है कभी कि बस अब और नहीं, अब नहीं ड्यूटी कर सकती मैं? इफ़ यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक नॉर्मल नर्सिंग स्टूडेंट हैं। अब जो लोग नेक्स्ट डे भी आएंगे वो कौन है? रेजिलियंट लोग हैं वो। और जो छुट्टी कर लेंगे, मेडिकल ले आएंगे, बहाना लगा लेंगे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है मैम, आई कैन नॉट कम,
एब्सेंट हो गए, वो लोग रेजिलियंट नहीं है, कोप अप नहीं कर पाए। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल एंड इजी। रेजिलियंस क्या है? कैपेसिटी टू कोप अप इफेक्टिवली विद द इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ आवर वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस क्या है? जो हमने खुद को स्ट्रेस दिया हुआ है सोच सोच के, ओवर थिंकिंग से, प्रोक्रास्टिनेशन से, जो हमारे माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, जब वो हमें स्ट्रेस आउट कर देती हैं, इंटरनल स्ट्रेस। और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? एक तो बॉडीली इलनेसेस हो गया, और दूसरा जो बाहर जितना भी फिजिकल वर्क हम कर रहे हैं वो भी बॉडी को स्ट्रेस करता है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल स्ट्रेसेस में आ गई। इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है, शिफ्ट वर्क आ गया, वो भी तो एक फिजिकल स्ट्रेसर है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें आएंगी स्ट्रेसर्स में, और इनसे जब हम कोप अप कर रहे हैं, इफेक्टिवली कोप अप कर रहे हैं अच्छे से, तो वो रेजिलियंस है। तो अब की ट्रेट्स हैं इसके कुछ। ठीक है, अब आप रेजिलियंट कैसे बनोगे? सोचो, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो स्ट्रेस है वो इकट्ठा हो गया है, तो आप क्या करोगे? प्लीज़ ओपन अप करो अपने आप को, अपने स्ट्रेस को कहो जाओ, निकाल दो, ओपन अप हो जाओ, स्ट्रेस को निकाल दो बाहर। सो ये आपके की ट्रेट्स हैं। रेजिलियंस कैसे बिल्ड करेगी? जब आप ओपन हो जाओगे, प्लीज़ ओपन। ठीक है, प्लीज़, PL यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, SE यानी कि सेंस ऑफ पर्पस, O is for optimism, P is for perseverance and E is for emotional control. ओके है, समझ गए? प्लीज़ ओपन से आप इसे याद कर सकते हो। और यस, अटेम्प्ट कैसे करोगे? सेम तरीका, की ट्रेट्स ऑफ रेजिलियंस 1 2 3 4 5। ठीक है, बिना डायग्राम के आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है, सब में टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, जो भी रेलेवेंट है उतना ही, ज़बरदस्ती नहीं, जितना रेलेवेंट है उतना। कैसे कैसे फिलअप करना है आप नोट्स में देख सकते हो। नोट्स से मैंने ये टेबल निकाला है अपना। तो इन ट्रेड्स को जो भी हमने पढ़े हैं अभी, उनका मीनिंग और उनका बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। ये है दुनिया का सबसे मुश्किल काम, हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढना। बट इसको शुरू करना सिर्फ मुश्किल है। जब आप इसको एक बार सीख लेते हैं तो आप रूटीन हो जाता है इसको प्रैक्टिस करना, फिर आपकी थिंकिंग ही वैसी बन जाती है। ठीक है, इसको हो सके तो आप लोग भी प्रैक्टिस में लेकर आओ। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, यानी कि हर चीज़ को लेके पॉजिटिवली सोचना, दैट इज़ ऑप्टिमिज्म। इससे क्या होगा? बेटर मोरल, आपको मोटिवेटेड फील करोगे आप काम करने के लिए अपना। और जब आपको हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने लग जाओगे तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। सेकेंड इज परसेवरेंस। परसेवरेंस यानी कि नेवर गिविंग अप, नॉट क्विटिंग, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली एक चीज़ के ऊपर लगे रहना, काम करते रहना। ठीक है, इमीडिएटली आपको कोई अवार्ड नहीं दे रहा है अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, वी यूज्ड टू राइट नर्सिंग नोट्स, तो आई ट्राइड टू राइट बेटर नोट्स। मैं कोशिश करती थी कि अच्छे से सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। एंड यू नो समटाइम्स स्टाफ मॉक्स मी फॉर दैट कि तेरे को कोई अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा ये सब लिखने के लिए, तो जस्ट ऊपर से लिख दिया करना। बट आई डोंट लाइक टू वर्क लाइक दैट। अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ तो आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम। तो मैं अच्छे से लिखती थी। ठीक है, उससे मेरी परफॉर्मेंस बेटर रहती थी, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा था उसके लिए, बट मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं अपने आप को बेटर करने के लिए वो काम कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशनल कंट्रोल, स्टेइंग काम, वेरी डिफिकल्ट। हम ऑफन फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं, बट स्टिल आप अपने इमोशंस को सूद कैसे कर रहे हो, काम डाउन कैसे रह रहे हो, दैट इज़ इमोशनल कंट्रोल। इससे आपके एरर्स कम होंगे और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढना किसी भी प्रॉब्लम के लिए। इससे बेटर पेशेंट केयर होगी और ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी, आप प्लान बेटर कर सकते हो। ठीक है, अपने स्टाफ को डेलीगेट बेटर कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। लास्ट इज सेंस ऑफ पर्पस। वही बात है कि अपने काम में मीनिंग ढूंढ लेना, अपने आप को बेटर बनाने के लिए काम करना। इससे आप क्या रहते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं। सो इस चार्ट को आप बना सकते हो अपने आंसर में, और डेफिनेटली आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। नाउ स्ट्रैटेजीज देखो, रेजिलियंस भी इनबॉर्न नहीं होती, ये भी सेम तरीके से डेवलप होती है। तो आप
रेजिलिएंट बनने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको किसी की ज़रूरत है तो वो है सपोर्ट की। सपोर्ट आप कहाँ से ले सकते हो? आप फ्रेंड्स से एंड फैमिली से। फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो भी आपकी चीज़ें हैं खुल के डिस्कस करनी चाहिए आपको हमेशा। फिर भी आपको लगता है कभी कि आपने कोई बात शेयर करनी है बट यू हैव नोबडी अराउंड, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन टू नर्सिंग नोटबुक। वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। ओके, तो सपोर्टिव नेटवर्क आपने फाइंड करना है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप बात शेयर करो। यू विल डेफिनेटली फील बेटर, रेजिलिएंट। बिकॉज स्ट्रेस वेंटिलेट हो गया ना तो आप कोप अप कर जाओगे उससे। ठीक है, सेम पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग शुरू करो। ठीक है, डायरी एंट्रीज लिखो, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, साथ में हाइड्रेटेड रहो, एडिक्वेट न्यूट्रिशन लो। ठीक है, स्लीप लो अच्छे से, 6 to 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स स्लीप लो अच्छे से। स्टिल अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो काउंसलिंग लो जब भी ज़रूरत पड़ती है। लोगों को लगता है स्ट्रांग होने का मतलब है अपने इमोशंस को नहीं दिखाना। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रांग होने का मतलब है अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना फ्रीली। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन यू आर नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, आपको नीड है हेल्प की तो जाकर हेल्प लेना, दैट इज़ बीइंग स्ट्रांग। छुपा के रखना इज़ नॉट बीइंग स्ट्रांग। क्या रेलेवेंस है नर्सिंग में? रेजिलिएंट अगर मैं हूँ तो क्या फ़ायदा है मेरा? मुझे बर्नआउट कम होगा, कंपैशन फटीग कम होगा, यानी कि मेरी फीलिंग्स जो फटीग्ड आउट हो जाती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत थक गए बस और किसी की बात नहीं सुन सकते, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी। एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्राइसिस के टाइम पे बेटर मैनेज कर पाओगे चीज़ों को, लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। एग्जाम्पल है नर्स कोपिंग विद ICU स्ट्रेस थ्रू योगा एंड टीम डीब्रीफिंग आफ्टर क्रिटिकल इवेंट्स। कोई भी क्रिटिकल इवेंट हो जाता है उसके बाद टीम के साथ मीटिंग करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और योगा करना। जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करो, कभी भी अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस तो देखो एक अल्टीमेट सच्चाई है व्हेन यू आर वर्किंग इन नर्सिंग। स्ट्रेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस को सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उससे रिकवर हो सकते हो। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है नर्सिंग, जस्ट किडिंग। स्ट्रेस है एक स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस जो तब होता है जब आप अपनी बॉडी या माइंड से डिमांड्स बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन उतने रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। इतना काम आपसे करवा लेते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी ही नहीं है। इतना आपको अपने ब्रेन को लर्न करने के लिए फोर्स करना पड़ता है जितनी आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। और आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, आपके पास असाइनमेंट्स हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग है, केस प्रेजेंटेशन है, नर्सिंग केयर प्लान्स हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वाइवा है एंड अटेंडेंस भी है। लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, तो आप स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखोगे। सबसे पहले माना हुआ है हमने शुरू से कि स्ट्रेस मैनेजमेंट 15 नंबर में आया है, तो क्या क्या करोगे आप? स्ट्रेस आपने लिख दिया क्या है। ठीक है, आप सिंपल अपने वर्ड्स में भी फ्रेम कर सकते हो डेफिनेशन को। इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कि आप एज इट इज़ लिखो, याद करो। ठीक है, इट इज़ बेटर कि आप इन्वर्टेड कॉमास में विद ऑथर नेम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है एक फ्लो चार्ट, कॉमन स्ट्रेसर्स इन नर्सिंग। फ्लो चार्ट या फिर एक डायग्राम टू बी मोर स्पेसिफिक बनाया आपने। फिर लिखा आपने वर्कलोड, शिफ्ट ड्यूटीज़, इमोशनल स्ट्रेन, टाइम प्रेशर, मल्टीटास्किंग, लैक ऑफ सपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट कर दी इस तरह से। तो ये बन गया आपका एक डायग्राम जो आपके आंसर के वेट को बढ़ा देता है, शीट की कवरेज को भी बढ़ा देता है और आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने रेस्ट और केयर के बारे में। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम बताएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक प्लान प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं अच्छे से अपने स्ट्रेस को थ्रू हेल्दी स्ट्रैटेजीज। किस लिए? ताकि हमारी हेल्थ और वर्क परफॉर्मेंस दोनों अच्छी रहें। टेक्निक्स, पी, रेस्ट, केयर। ठीक है, अब स्ट्रेस है तो रेस्ट करो और अपनी केयर करो, दैट्स इट। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। अलग से कोई टेक्निक्स का हमने रट्टा नहीं लगाया है, हमने सिर्फ समझा है।
ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इससे याद रहेंगे, और पॉइंट्स को डिफाइन करने में आप बहुत टैलेंटेड हो, ये मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप अच्छे से अंदर लिख सकते हो। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, मेंटेन करना पॉजिटिव आउटलुक हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इससे आप मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग करो, JPMR चेकअप्स इन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो गया, योगा हो गया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, हर चीज़ आपको हेल्प करेगी अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। कैसे? स्ट्रेस तो दिमाग में होता है ना, तो मैं योगा क्यों करूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्यों करूँ? क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी फिजिकली। जब आप मूवमेंट करोगे तो वो एनर्जी वहाँ कंज्यूम होके रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यू विल डेफिनेटली फील लाइट। आप इन चीज़ों को ना ट्राई करा करो, व्हेन यू विल ट्राई यू विल अंडरस्टैंड। अब डीप ब्रीदिंग की बात हम हर जगह करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गई डीप ब्रीदिंग करो, कुछ भी हो गया डीप ब्रीदिंग करो, स्ट्रेस हो गया डीप ब्रीदिंग करो। लेकिन क्या आपने कभी अपनी लाइफ में डीप ब्रीदिंग ट्राई करी है? जब आप स्ट्रेस्ड हो या आप एंक्शियस हो या आप नर्वस हो, कभी ट्राई किया है? नेवर। आई डेफिनेटली कैन टेल यू कि 99% लोगों ने कभी ट्राई ही नहीं किया डीप ब्रीदिंग को। तो आप एक बार डीप ब्रीदिंग को ट्राई करके देखो, 2 मिनट के लिए दिमाग को पॉज करो, 10 डीप ब्रीथ्स लो, उसके बाद कमेंट डाउन करना कि कभी क्या डीप ब्रीदिंग ने आपको हेल्प करी या नहीं। इट इज़ वेरी अंडररेटेड, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी की एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। वॉकिंग करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज, ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बेटर करती है। साउंड स्लीप, ठीक है, साउंड स्लीप 7 to 8 आवर्स इनफ होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, तो हम ये सब करें तो करें कब? उसके लिए आपको करनी पड़ती है टाइम मैनेजमेंट। एवरीबडी गेट 24 आवर्स, ठीक है। किसी को वो 10 घंटे फील होते हैं, किसी को वो 30 घंटे फील होते हैं, लेकिन 24 घंटे हैं सबके पास। तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, अगला टॉपिक आ रहा है, ऑन द वे है। जब कुछ काम नहीं कर रहा तो काउंसलिंग, ठीक है, हेल्प लो, कम्युनिकेट करो अपनी चीज़ें, अंदर नहीं रखनी है। A इज़ फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है, अपनी न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट इज रिक्रिएशन एंड हॉबीज़। चाहे आप कितने भी बिजी हैं, कभी भी अपनी हॉबीज़ को परसू करना नहीं छोड़िए, ठीक है। ये आपकी लाइफ को ना मीनिंगफुल बना के रखती हैं, ठीक है। आपको रीडिंग पसंद है, रीडिंग करो, म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनो, गार्डनिंग करो, पेंटिंग करो, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, जो भी आपको पसंद है उसे ज़रूर करो, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ के आए हैं। इमोशनल कंट्रोल कैसे होते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग स्मार्ट होते हैं। वेरी गुड। स्मार्ट का क्या मीनिंग है, क्या एक्सपेंशन है स्मार्ट की? यस, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, ऑटो रेगुलेशन या फिर सेल्फ रेगुलेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट या फिर सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी। आज तो आप भी स्मार्ट हो गए, वेरी गुड। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, सेम पॉइंट्स। सो क्या पढ़ा हमने पीरियड केयर में? पॉजिटिव थिंकिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एक्सरसाइज, स्लीप, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, रिक्रिएशन एंड हॉबीज, इमोशनल कंट्रोल एंड सोशल सपोर्ट, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब इंस्टीट्यूशन क्या है? हमारे लिए हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट है, और स्टूडेंट्स के लिए है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है? अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का बहुत मेजर रोल होता है हमारे स्ट्रेस को कम करने में, क्योंकि सबसे फर्स्ट थिंग होती है हमारे पास एडिक्वेट स्टाफिंग और वर्क एनवायरनमेंट। अगर ये दो चीज़ें अच्छी हों तो एवरी हॉस्पिटल कैन बिकम स्ट्रेस फ्री, एक तो रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, स्टाफ एडिक्वेट होना चाहिए और इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये आई डोंट नो कब तक इम्प्लीमेंट होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप कर लेते हैं हम उसकी जगह, ठीक है। स्टाफ को स्ट्रेस तो होगा ही, उसको मैनेज करने के लिए हम वर्कशॉप्स रख लेते हैं। अप्रोप्रिएट हेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स। येस, अगर हम कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, कंसर्न बता रहे हैं सीनियर्स को या फिर मैनेजमेंट को, तो डेफिनेटली उनको एक्शन लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, हमने उसको एस्केलेट कर दिया और उसका सोल्यूशन हो गया, तो हम कितने स्ट्रेस फ्री रहेंगे? बिकॉज वी नो कोई प्रॉब्लम होगी तो वी हैव पीपल हु आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। हमारी भी जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होएगी और
इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, पेशेंट केयर भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अप्रोप्रिएट हियरिंग ऑफ रिपोर्ट। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़ टू परस्यू हॉबीज़। नाउ आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो यहाँ पे जो भी हमारे हॉस्टल्स हैं उसके आसपास कुछ चीज़ें हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की हुई हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं आउटसाइड द कैंपस, बट स्टिल दे आर अवेलेबल। तो हमारे पास देखो क्रिकेट पिच है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, इंडोर गेम्स की अवेलेबिलिटी है, स्विमिंग पूल है, जिम है। सो जो जो पॉसिबल हो सकती हैं हॉबीज़ अवेलेबल करवानी, वो सब अवेलेबल हैं। तो इससे क्या होता है, सुनने में बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं, बट अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करना, ये सारी चीज़ें सच में हमारा स्ट्रेस बहुत कम करती हैं। रोटेशनल शिफ्ट्स होनी चाहिए और एडवांस में हमारे पास जो रोस्टर है वो बन के आ जाना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को प्लान आउट कर सकते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। काउंसलिंग फैसिलिटीज़, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो काउंसलिंग के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अगर हैवी वर्कलोड है, छोटे मोटे काम को डेलीगेट कर दो, सपोर्ट वर्कर्स को, हेल्प वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, और छोटे छोटे मिनी ब्रेक्स लेते रहो 5 मिनट के। उसमें स्क्रॉल नहीं करना है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, बेफालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्नैक्स खाओ, हाइड्रेशन मेंटेन करो, पानी पियो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, डीप ब्रीदिंग करो। क्यों आपको स्ट्रेस होगा फिर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें पता है सारे फसाद की जड़ तो फ़ोन है। फ़ोन नहीं होगा, सुबह जल्दी उठोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, द अल्टीमेट मम्मी रूल। सो नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट आ गया है हमारे पास, तो टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। ओ माई गॉड, बहुत खतरनाक डेफिनेशन लग रही है। तो जो लोग इसको याद कर सकते हैं वो एक बार कर लें। अगर आपको टफ लग रही है तो यू कैन चेक आउट नेक्स्ट डेफिनेशन। या टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट टास्क्स एंड अचीव गोल्स। ये 2 बार वर्ड आ गया है तो इसको आप हटा सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट टास्क्स एंड अचीव गोल्स। ये अगेन मेरे नोट्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, स्क्रीनशॉट है मेरे नोट्स का। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल्स को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बताया हुआ है, किस तरह से फ्लो चार्ट्स को इफेक्टिव बनाना है। यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसके सामने लिख सकते हो मीनिंग एंड यहाँ लिख सकते हो बेनिफिट, ठीक है। ये सब मीनिंग है इन प्रिंसिपल्स के और ये इनके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे, क्या तरीका है इसे याद करने का? टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना है तो क्या क्या दिमाग में आता है कि टाइम टेबल बना लो भाई। टाइम टेबल बना लो, यानी कि टाइम टेबल में क्या कर रहे हो? प्लानिंग। सो प्लान इट, प्लान इट, ठीक है। ये आपके टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। प्रिंसिपल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है? डेफिनेटली इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अभी बता देती हूँ याद कैसे करना है। P, प्लान इट, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज करना है। L इज फॉर लिस्ट डेली एक्टिविटीज, ठीक है। लिस्ट डेली एक्टिविटीज, लिस्ट डेली एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, ओके है। A, अवॉइड टाइम वेस्टर्स, जस्ट अ सेकेंड, या अवॉइड टाइम वेस्टर्स, दैट इज A. N इज फॉर, नो, N इज फॉर नथिंग, अवॉइड टाइम वेस्टर्स। उसके बाद I is for implement and delegate। इम्प्लीमेंट कर दो अपने प्लान को, और जो काम आपके करने के नहीं है, जो आप डेलीगेट कर सकते हो वो डेलीगेट कर दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खुद करो, ठीक है। स्कोप होता है ना डेलीगेशन का, कितनी चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हो, आप ही अकाउंटेबल रहते हो उसके लिए। लास्ट इज T, ट्रैक एंड रिव्यू। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, I'm having trouble writing on the screen. So, क्या हमने सीखा? It's very easy, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। P is for prioritization, L is for list daily activities यानी कि plan, ठीक है। L is for planning,
A is for avoid time wasters, N silent है, I is for implementation and delegation, T is for tracking and reviewing daily progress. ओके, अब क्या क्या लिख के आना है हमें? टाइम मैनेजमेंट की एक ईजी और ब्यूटिफुल डेफिनेशन: टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम इफेक्टिवली टू कंप्लीट टास्क एंड अचीव गोल्स। फिर एक बॉक्स बनाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट लिखेंगे, एनलिस्ट कर देंगे सबको: प्रायोरिटाइज, प्लानिंग, अवॉइड टाइम वेस्टर, डेलीगेशन, इम्प्लीमेंट एंड डेलीगेट, ट्रैक एंड रिव्यू, PLANIT। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना यानी कि अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से वर्क को अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। इससे क्या होगा, ज़रूरी काम पहले कंप्लीट हो जाएगा और जो बेकार का काम है उसको आप बाद में करोगे। प्लानिंग, डेली स्केड्यूल बनाओ, चेकलिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ अवेलेबल टाइम और वर्कलोड के हिसाब से। तो क्या होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, शुरू में बहुत एफर्ट लगते हैं, बाद में जब आप सीख जाते हो ना किसी चीज़ को तो नेचुरली आप फटाफट कर लेते हो। अवॉइड टाइम वेस्टर, मोबाइल यूज़, गॉसिपिंग, प्रोक्रास्टिनेशन को आप अवॉइड करोगे तो आपका वैल्यूएबल टाइम बचेगा। डेलीगेशन, असाइन कर दो जो भी आप टास्क असाइन कर सकते हो, टीम मेंबर्स को, हेल्प स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, एनीवन जो भी डेलीगेशन के लायक है उसे डेलीगेट कर दो, आपका वर्कलोड कम होगा। ट्रैक करो क्या क्या चीज़ें ठीक हुई, क्या क्या चीज़ें गलत हुई, रिव्यू करो, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो चेंज कर दो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपकी होती रहेगी इससे। ठीक है, वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू राइट, वेरी इजी टू अटेम्प्ट। ओके, ये चार्ट बनाओगे तो डेफिनेटली टीचर को लगता है कि इस बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद आप बेशक इन्हीं चीज़ों का 1 2 3 4 करके लिख दो नीचे। आप इसको 5 नंबर में अगर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 4.5। और भी चीज़ें हैं जैसे कि बेनिफिट्स हो गया। बेनिफिट्स क्या है टाइम मैनेजमेंट के? क्वालिटी केयर, हर जगह चलेगा हमारा पॉइंट। रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस एंग्जाइटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मेडिकेशन डिले नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट टाइमली हो जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा, बार बार 1 घंटा लेट नहीं आना होगा, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। अब एक अच्छा इसका ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है कि जब भी आप अपनी शिफ्ट में जाते हो तो सबसे पहले एक घंटा रख लिया, मान लिया आपने कि राउंड्स ले लिए सबके, सारे पेशेंट्स के। फिर 1 घंटा रख लिया आपने कि इसमें मैं सबकी मेडिकेशंस करूँगी। ठीक है, सबकी मेडिकेशंस करके आओ, साथ के साथ फाइल्स को कैरी करो, डॉक्यूमेंट ऑन द स्पॉट। मेडिकेशन दे दी, डॉक्यूमेंटेड, मेडिकेशन दे दी, डॉक्यूमेंटेड, मेडिकेशन दे दी, डॉक्यूमेंटेड। फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करो, अपने नोट्स डालो, उसके बाद सारे बैठ के, उसके बाद लास्ट में 1 घंटा फिर से एक राउंड ले लो फॉलोअप के लिए, किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी का कोई काम छूट तो नहीं गया है। देन प्रिपेयर योर हैंड ओवर। ठीक है, 6 घंटे की शिफ्ट है, 4 घंटे आपने बेड साइड बिताए, 2 घंटे आपके पास काम करने का टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बीच में आप छोटे मोटे ब्रेक्स ले सकते हो। ब्रेक्स में हमेशा हाइड्रेशन मेंटेन करो, अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन रखो और रेस्ट करो, माइंडफुलनेस करो, डीप ब्रीदिंग करो। कोई गॉसिपिंग और फ़ोन स्क्रॉलिंग, अवॉइड दीज थिंग्स। नेक्स्ट है क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो? टू डू चेकलिस्ट, सेट गोल्स फॉर ईच आवर जैसे हमने अभी किया, एंड यूज ब्रेक्स टू री एनर्जाइज। डन विद द टाइम मैनेजमेंट। या ईज़नहोवर मैट्रिक्स, यस, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना, यहाँ प्रायोरिटाइजेशन यूजिंग ईज़नहोवर मैट्रिक्स। ईज़नहोवर मैट्रिक्स क्या होता है? जब आप ये चीज़ अपने क्वेश्चन में लिखोगे, अगर 15 नंबर में आता है, ये चीज़ अपने क्वेश्चन में लिखोगे, डेफिनेटली यू विल गेट 12 to 13 मार्क्स। ओके, ईज़नहोवर मैट्रिक्स छोटा सा होता है, जल्दी समझ लेते हैं। उन्होंने बोला, ये नोट्स का स्क्रीनशॉट है, वहाँ से आपको बता रही हूँ ये टेबल कैसे बनाना है। एक होता है अर्जेंट काम जो अभी करना है, नॉट अर्जेंट काम करना है, अर्जेंट है लेकिन अभी नहीं करना है, डिले कर सकते हो, थोड़ा बाद में कर लेना लेकिन करना ज़रूर है। इम्पॉर्टेंट काम है जो आज ही करना है। ठीक है, आज उसको फिनिश करे बिना नहीं जाना। नॉट इम्पॉर्टेंट जो टाल सकते हैं कल के लिए भी, आज ही करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। एक टेबल बना लिया हमने। अब इम्पॉर्टेंट है, ये काम आज ही करना है, और अर्जेंट भी है, अभी करना है, तो उस काम को सबसे पहले करेंगे, डू इट। फिर एक काम आज ही करना है लेकिन अभी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाने से पहले तो करना पड़ेगा क्योंकि आज की डेडलाइन है, तो उस काम को अपने प्लान में, अपनी चेकलिस्ट में ऐड कर लो। फिर अर्जेंट काम है जो अभी करना तो है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी आपको जैसे सप्लाइज़ हैं,
आपने अपने बफर से कुछ यूज़ कर लिया, ठीक है, अब उसको रिप्लेस करना अर्जेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है करना। अभी आपके पास मान लो 10 सिरिंज थे, आपने 8 यूज़ कर लिए, 2 बच्चे हुए हैं, लेकिन आपको करना तो है ही है रिप्लेस। तो आप इस काम को डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ को भेज सकते हो स्लिप्स लेके, या फिर जो भी आपके वहाँ प्रोसेस है उनसे वो चीज़ बफर के लिए मंगवा सकते हो, ठीक है, पेशेंट से मंगवा सकते हो, पेशेंट के रिलेटिव से जिन पे आपने यूज़ किया, तो आप डेलीगेट कर दोगे वो काम। और लास्ट काम है जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो क्या करोगे, उसको एलिमिनेट या फिर मिनिमाइज कर सकते हो उस काम को, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट हैं, जो अभी करना है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको मैनेज करोगे कब, अभी। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट है लेकिन अभी करने ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप नाइट शिफ्ट पे हो, सुबह पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज है, ओके, तो आपने हैंड ओवर में उसके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करके देने होते हैं, डिस्चार्ज एजुकेशन में जो भी आप चीज़ें दोगे वो रेडी करनी है, समरीज रेडी करनी है, मेडिकेशंस मंगवानी है, वो सारी चीज़ें आप अपने हैंड ओवर में दे के जाओगे, तो वो आपको अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले करना है, इंपॉर्टेंट है, आज का टाइम है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये नहीं कि आपको आपने ही वही काम करना है पहले, उसको आप अपने प्लान में डाल दो, जब टाइम होगा वैसे ही आप उसको प्रायोरिटाइजेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। थर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, अभी अभी मतलब आपने यूज़ कर लिया है लेकिन आपको रिप्लेस भी करना है, पर नीड ऑफ द आवर नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट तो है, तो वो डेलीगेट कर दोगे, आप उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे फ़ोन कॉल्स को आंसर करना, सप्लाइज़ लेके आना, ठीक है, पेशेंट को क्लीन करना, किसी ने वॉमिट आउट कर दिया है तो सपोर्ट वर्कर से उसको क्लीन करवाना, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट काम नहीं है कि बस किसी ने वॉमिट आउट कर दी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको साफ करना, लेकिन अर्जेंट अभी आप करोगे तभी वो ओके रहेगा, अदरवाइज पेशेंट विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, रिलेटिव्स विल स्टार्ट कंप्लेनिंग, ठीक है, सराउंडिंग पेशेंट्स विल स्टार्ट कंप्लेनिंग। सो ऐसी चीज़ों को आप डेलीगेट कर दो जो आप डेलीगेट कर सकते हो। लास्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, एलिमिनेट या मिनिमाइज, जैसे कि ओल्ड पेशेंट फाइल्स हैं, डिस्चार्ज फाइल्स हैं, वो आपने ऑर्गेनाइज करनी है, चेक करके रखनी है, पेपर्स उसमें सेट करने हैं, नई फाइल्स में पेपर लगाने हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन आप करना है, या तो आज के लिए एलिमिनेट कर दो या मिनिमाइज़ कर लो। मेडिकेशन और राउंड के टाइम पे तो आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, बाद में करोगे, ये फ्री टाइम के काम होते हैं, ओके। बस ये आपने एक टेबल बनाना है जैसे कि पीछे दिया हुआ है, ये वाला टेबल आप बना दोगे वो भी काफ़ी है। अगर आपको याद हो पा रहे हैं एग्जाम्पल्स तो आप वो लिख सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। लास्ट इज़ करियर प्लानिंग, इसको लेके तो हम सभी परेशान हैं। करियर प्लानिंग क्या है? करियर प्लानिंग है क्या? एक डेलिबरेट प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो आपके करियर के गोल्स, आपने क्या करना है, और स्टेप्स को प्लान करते हो जो उनको अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन तो ईजी है लेकिन ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। तो स्टेप्स क्या है हमारे करियर प्लानिंग के? स्टेप्स से पहले आपको एक बार गोल्स बताती हूँ। देखो, करियर प्लानिंग में क्या याद रखना है आपने? गोल्स, GOALS, क्योंकि करियर में हम क्या प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं ना अपने कि ये हमने करना है। सो इससे हमें क्या याद होगा? इससे हमें याद होंगे एलिमेंट्स ऑफ करियर प्लानिंग। ये बन गया हमारा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बिना हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो गोल्स, नंबर 1 इज गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग करनी एक एलिमेंट होता है करियर प्लानिंग का, बेसिक। सबसे पहले ही हम गोल सेट करते हैं, ठीक है, अपने आप को असेस करने के बाद गोल्स बनाएंगे तभी उनके ऊपर काम करेंगे। सेकंड, O इज अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, ठीक है। O इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ को असेस करते रहना, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रह रही हैं देखते रहना उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ A इज़ फॉर एक्वायर स्किल्स, ठीक है। स्किल्स होंगे तभी आपको कोई हायर करेगा, आज का टाइम तो वैसे ही बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो स्किल्स को एक्वायर करना। L इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ करियर प्लानिंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहो, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, नॉलेज को इम्प्रूव करते रहो, तभी तो आप करियर में ग्रो करोगे, अदरवाइज तो आप एक ही पोस्ट पे बैठे रहोगे। एंड लास्ट इज सक्सेस
एवैल्यूएशन, कोई भी चीज़ आप अचीव कर रहे हो तो इवैल्यूएट करो अपने प्लान्स को, ठीक है, कि आप किस चीज़ की वजह से सक्सेस हुए, किस चीज़ की वजह से ये रिजल्ट मिला, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, क्या क्या आप बेटर कर सकते थे, क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स को याद कर सकते हो आप गोल से। गोल सेटिंग, अपॉर्चुनिटीज असेसमेंट, एक्वायर स्किल्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सक्सेस इवैल्यूएशन। ओके, अब स्टेप्स पढ़ने वाले हैं हम। इसको आप, जिसमें यहाँ एनलिस्ट करे हैं ना, आप इसको फ्लो चार्ट में लिखोगे, ठीक है। एक तरफ आप अपने ये लिखोगे स्टेप्स, दूसरी तरफ उनकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपने लिखा स्टेप, एक्सप्लेनेशन, और फिर बड़ा सा एरो लगाओगे ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम में जब आप इस तरह बनाते हो ना फ्लो चार्ट विद एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट, अपने इंटरेस्ट को, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कंप्यूटराइज्ड वर्क या राइटन वर्क बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन आपकी वीकनेस है कि आपको बेड साइड काम करना, हर चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना, टीम वर्क में कोलैबोरेट, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, आप क्लिनिकल एरिया में काम नहीं करना चाहते हो। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ भी असेस कर ली, वीकनेस भी असेस कर ली, लेकिन इंटरेस्ट है आपका मेडिकल फील्ड में, इंटरेस्ट है, आपको ठीक लगता है, लेकिन क्लिनिकली वर्क नहीं करना चाहता, आपके पास नर्सिंग की डिग्री तो है बट बेड साइड नहीं जाना चाहते, ठीक है। ये हमने मान लिया, सेल्फ असेसमेंट कर ली। फिर गोल सेटिंग करते हैं, हम गोल्स बनाते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि आप मंथली प्लान कर रहे हो, वीकली प्लान कर रहे हो, क्वार्टरली प्लान कर रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल्स, 1 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हो, 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो, 10 साल में कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। ये एक स्मार्ट, ये एक यूनिवर्सल एक्रोनियम है जिसमें हम गोल सेटिंग समझते हैं। तो ये हम प्लानिंग यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आप रिमेंबर करो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को हमें बनाना है। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़, अब एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिखोगे क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल जो भी हमारी पोस्ट अवेलेबल है आफ्टर नर्सिंग, वो लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने नोट्स में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल जो भी हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है नर्सिंग में, 15 मैंने एटलीस्ट 15 दोनों में पॉइंट्स एनलिस्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में भी एनलिस्ट करके आ सकते हो, टेबल बना के आ सकते हो, बहुत इफेक्टिव चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो हमने एक्सप्लोर भी कर लिया करियर ऑप्शंस को। अब आपने मान लिया कि फॉर एग्जांपल या नर्स एजुकेटर बनना है आपको, हमने यहाँ से ये वाला पिक कर लिया, ठीक है। आप अभी बीएससी ग्रेजुएट हो और आप बेड साइड एरिया काम कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि आपने नर्सिंग ट्यूटर अगर बनना है तो आपको मास्टर्स कर लेनी चाहिए, उससे पहले आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो नॉलेज के लिए आप एमएससी करोगे, स्किल सेट के लिए आप अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे, इम्प्लीमेंट करो, कोर्सेज ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस लो और बाद में अप्लाई करो, ठीक है। अपनी ड्रीम जॉब के लिए पर काम करो। फिर जब हो जाएगा कंप्लीट तो रिव्यू करो अपनी प्रोग्रेस को, और अगर कोई चेंज चाहिए तो एडजस्ट करो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में, प्रमोट करते हैं मोटिवेशन को। अगर आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है करियर प्लान करके अगर आप चलोगे तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फॉर श्योर। देन एनकरेज करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हो तो आपको डेफिनेटली लर्निंग को, नॉलेज को, स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा हमेशा। लीडरशिप बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं जब भी हम एक लेडर होती है ना, जैसे करियर लेडर, उस पर ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वी टेंड टू डेवलप लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस एंड क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। और जब आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को, एक सेकेंड लेट मी करेक्ट दी स्पेलिंग्स, इट इज़ प्रमोशन। जब आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को तो डेफिनेटली आपकी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। दिस इज़ प्रमोशन, ओके। सो एग्जाम्पल वही है कि स्टाफ नर्स है जिसने एमएससी करनी है तो वो अपने एजुकेटर रोल के लिए सारी चीज़ें प्लान करके चल रही है, ओके। तो क्या टूल्स हैं हमारे पास जिनसे हम अपना करियर डेवलप कर सकते हैं? एक तो हायर डिग्रीज कर सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के प्रोग्राम्स हॉस्पिटल्स चलाते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेज, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, इवन रिसर्च स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हम ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, एवरीथिंग, ठीक है। दीज आर वेरी गुड टूल्स टू help yourself in enhancing your career.
So thank you very much, thank you so much for staying till the end. और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. एनी इम्प्रूवमेंट, एनी प्रॉब्लम, एनी रिकमेंडेशन, यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस video and subscribe to the Nursing Notebook for more such videos. Thank you so much. Have a nice day.